हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपनी क्लास 11 के। आज हम लोग तीसरा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, प्लांट किंगडम। तो मैं तो अपनी स्पीड मेंटेन की हूँ, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में अपने प्रॉमिस किया था कि फरवरी तक मैं आपके पूरे लेक्चर अपलोड कर दूँगा, मैं उसको मेंटेन किया हूँ। अब आप लोग को भी मेंटेन करनी है अपनी स्पीड। हर लेक्चर को ध्यान से देखिए, जो पॉइंट्स अच्छे लगे उनको नोट करिए और बने रहिए मेरे साथ इस सुहाने सफ़र में। मज़ा आएगी। आगे जब हम लोग बायोटेक वगैरह पढ़ेंगे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपको आनंद आएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको आनंद देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हो मेरे साथ को, इसी तरह से बने रहिए। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 द प्लांट किंगडम। ये हमारे क्लास 11 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर 3 द प्लांट किंगडम। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं प्लांट किंगडम। हाँ जी, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा है, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस, जिनमें उन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, प्लांटी एंड एनिमिलिया। और उसका ये जो फॉर्म किए थे 2 किंगडम, उसका बेसिस क्या था? बेसिस था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अपने कैरोलस लीनियस साहब ने जिन भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मिल रही थी उनको उठा के उन्होंने अगलम बगलम आए दाएँ बाएँ से सब उठा के रख दिया था प्लांटी में। तो किंगडम प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स थे विच हैव सेल वॉल, एंड किंगडम एनिमिलिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं थी। ये बेसिस था 2 किंगडम बनाने का अपने कैरोलस लीनियस का। तो इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा इस्टेब्लिश कर दिया था। उसके बाद 4 किंगडम इस्टेब्लिश बाय कोपलैंड साहब, जिन्होंने मोनेरा को आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन्होंने देखा बेसिकली सेल्स आर ऑफ 2 टाइप, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, और उन्होंने प्रोकैरियोट के लिए किंगडम बना दिया था मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का है, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हम लोग ने देखा कि R.H. विटेकर साहब 1969 में उन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 क्राइटेरिया थे, उन 5 क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ही उन्होंने प्लांटी में से निकाला फंजाई को और इस्टेब्लिश कर दिया है एज अ न्यू किंगडम फंजाई। तो 5वां किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया फंजाई। ये बात यहाँ पे वो बता रहा, याद दिला रहा। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। 1969 में विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बहुत अच्छी बात है भाई। वेयर इन ही सजेस्ट दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डील इन डिटेल विद द फर्दर क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमें किंगडम प्लांटी को पढ़ना, प्लांटी के फर्दर हम लोग देखेंगे। हम लोग एल्गी से पढ़ना चालू करेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनको हम लोग पढ़ेंगे। पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटी को आज की तारीख में हम सामान्यतः प्लांट किंगडम के नाम से बुलाते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैव चेंज मैनी और टाइम्स ओवर टाइम्स। ये वाली बात यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि बोल रहा है कि समय के साथ जैसे जैसे हमारी नज़र बदली, नज़ारे बदले, जैसे जैसे हमारी सोच बदली, जैसे जैसे हमारा परसेप्शन बदला, जैसे जैसे हमारी नॉलेज अपग्रेड हुई है, नॉलेज के साथ हम लोग का किंगडम प्लांटी का, प्लांटी में जो आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, उनके बारे में जैसे जैसे हमारा अप्रोच बदल रही है, तो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स शफल होते रहे। क्योंकि किंगडम प्लांटी में पहले कौन थे? पहले ब्लू ग्रीन एल्गा भी इसी में थे। ब्लू ग्रीन एल्गा को बाद में आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोगों ने देखा कि बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गा में प्रोकैरियोटिक सेल है। ब्लू ग्रीन एल्गा इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो हमने उसको वहाँ से रिमूव किया, साइनोबैक्टीरिया के नाम से इसको नया नाम दिया और प्लेस कर दिया है मोनेरा पे। ये काम किया है। और प्लांटी में हम लोगों ने फंजाई को भी निकाल दिया। तो प्लांटी के बारे में, प्लांट्स के बारे में जैसे जैसे हमारी अप्रोच बदली है, हम लोग शफलिंग करते रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो ये एट प्रेजेंट जो हम ऑफर कर रहे हैं किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जरूरी तो नहीं कि आने वाले समय में ये ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांटी में ही रहें।
क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि हो सकता है हमारा फिर से नज़रिया बदले, हमारी सोच बदले, हमारी नॉलेज बदले। तो एट प्रेजेंट जिनको हमने प्लांटी में प्लेस कर रखा है, आने वाले समय में हो सकता है हम उनको प्लांटी से किंगडम प्लांट से रिमूव करके कोई और ग्रुप बना दें, हो सकता, ये बात कह रहा। तो फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो फंजाई जिसको पहले प्लांटी में स्थान दिया था, मोनेरा जिसको पहले प्लांटी में स्थान दिया था, प्रोटिस्टन जो है हमारे, अब आप याद करिए चैप्टर 2 प्रोटिस्टा हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने बेसिकली इसके 5 पढ़े हैं, आगे सब डिवीजन कह लीजिए कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो क्राइसोफाइट्स की अगर आपको कुछ याद हो, क्या याद है? कुछ भूला, कुछ याद किया? क्राइसोफाइट्स जिसमें हमको डायटम्स पढ़ा था, और डायटम्स बेसिकली उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल में हमको सिलिका का डिपोजिशन मिल रहा है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका इनकी जो सेल वॉल थी इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर की थी। तो जब हमारे डायटम्स डाइड आउट होते हैं, वो जाके बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, वहाँ सेटल होते हैं, तो उनकी बाकी की बॉडी तो डिटोरिएट हो गई, डिजनरेट हो गई, लेकिन सिलिका की प्रेजेंस होने से सेल वॉल इकट्ठी होती चली जाती, बीच में एक डायटमेशियस अर्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खूब लंबे समय के बाद डायटमेशियस अर्थ बन गई। डायटमेशियस अर्थ का अगर आपको यूज़ याद हो तो ग्रिटिन नेचर होने की वजह से, दानेदार होने की वजह से और इनर्ट होने की वजह से हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे फिल्टर को करने में, ऑयल सिरप के फिल्ट्रेशन में, या हम पॉलिशिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहे थे, या हम साउंड प्रूफ रूम बनाने में यूज़ कर रहे थे डायटमेशियस अर्थ को। ठीक है जी। तो आपको ये जो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल मिल रही है, उसके बाद हमारे आए डायनोफ्लैजिलेट्स, उसमें भी सेल वॉल थी, सेलुलोज की बनी स्टिफ सेलुलोज प्लेट है, सेल वॉल है। और इसके बाद यूग्लिनॉइड्स में बेसिकली सेल वॉल नहीं है, पेलिकल है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है प्रोटीन की है। तो प्रोटिस्टा के वो मेंबर जिनमें सेल वॉल है, उनको पहले हम लोगों ने स्थान दे रखा था प्लांटी में, आज की तारीख में उनको हटा दिया है। आज की तारीख में हमने फंजाई को भी हटा दिया है प्लांटी से, आज की तारीख में हमने मोनेरा को भी, मोनेरा किंगडम में आने वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी हटा दिया है प्लांटी में, जो कि अर्लियर वाज प्लेस्ड इन द प्लांटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देम। उनमें सेल वॉल मिलती थी तो हम लोगों ने प्लांटी में रखा हुआ था, लेकिन आज की तारीख में हटा दिया। प्रोटिस्टन जिनमें सेल वॉल थी पहले रखे हुए थे प्लांट्स में, अब हटा दिए, हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड, हटा दिए गए फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन पुट देम इन द सेम किंगडम। हालांकि इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन जो थे उन्होंने उनको प्लांटी में स्थान दिया था। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गा आर नॉट एल्गी एनीमोर, आर नॉट प्लेस्ड इन प्लांट्स एनीमोर। तो साइनोबैक्टीरिया जो कि पहले ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जाने जाते थे और एल्गी में प्लेस करे हुए थे, आज की तारीख में उनको वहाँ से हमने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है और मोनेरा में प्लेस कर दिया है साइनोबैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गा को साइनोबैक्टीरिया के नाम से। ठीक है जी, ठीक, ओके। चलूँ आगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटी अंडर एल्गी। इस चैप्टर में हमने एल्गा पढ़ना है, ब्रायोफाइट पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सब हमने पढ़ना है। ठीक है जी। Let us also look at the classification within angiosperm. अब देखिए classification within angiosperm to understand some of the concern। तो अब एंजियोस्पर्म, विद इन एंजियोस्पर्म हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हमारी कुछ और जो कंसर्न्स, जो हमारी चिंताएं या सोच कहिए, जो हमारे विषय वस्तु की चीज़ें हैं समझने की, उनको हम समझें, दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, चलिए। द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन ओनली ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। शुरू में जो क्लासिफिकेशन दिए गए उसमें हम लोग ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में देते थे। शुरू में जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किए गए, ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन। ग्रॉस मतलब कुल जमा पूंजी, ओवरऑल, मार्फोलॉजिकल बाहरी स्वरूप की रचना। मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वेयर एज एनाटमी इज said to be study of the internal structure। तो जो शुरू में क्लासिफिकेशन प्रपोज किए गए हैं वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्रपोज किए गए। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हुए? सच एज कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ। तो बाहरी जो उसके देख रेख से हमें जो कैरेक्टर मिल रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? कलर ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ
एंड नंबर ऑफ लीफ, इन सब बातों को। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन थे जिसमें हमने केवल बाहरी रंग रूप को ध्यान में रखा है, बाहरी संरचना के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो क्लासिफिकेशन पहले दिए गए कभी, वो कैसे कहलाए? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो मेनली किस पे बेस्ड थे? मेनली वो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे। जो शुरू के क्लासिफिकेशन थे वो वेजिटेटिव, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे। हालांकि एंड्रोशियम के नंबर को भी ध्यान में देते हुए कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, MCQ लिख लीजिए। MCQ का मतलब यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि कैरोलस लीनियस ने जो शुरू में क्लासिफिकेशन दिया था वो बेसिकली किस टाइप का था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द कैरोलस लीनियस केम अंडर द कैटेगरी, किस कैटेगरी में आ रहा है? इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने जो शुरू में क्लासिफिकेशन दिए हैं वो किस टाइप का है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगरी टाइप का है। ठीक है जी। और कैरोलस लीनियस ने कंसीडर क्या किया था? न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कंसीडर करी थी एंड्रोशियम की। तो बेसिकली स्टैमेंस के नंबर को कंसीडर किया था। ध्यान में रख लीजिएगा ये बात। और जहाँ जहाँ मैं MCQ लिख देता हूँ, कम से कम छठी बार ये बात बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ MCQ लिख देता हूँ इसका मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम हेयर। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है या किया जा चुका है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये पिछले वाला ही रिपीट हो गया यहाँ पे, लैब लैब लैब, तो यहाँ तक पढ़ लीजिए। सिस्टम गिवन बाय, बेसिकली ये रिपीटिशन है स्लाइड में, इतना आपका स्टैंजा पैराग्राफ रिपीट हो गया है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। समय बचाते हैं अपना भी और आपका भी, मेरी एनर्जी बहुत कीमती है। आगे बढ़ते हैं। सच सिस्टम, जो अभी तक की बात हुई ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे जो सिस्टम दिए गए हैं वो कैसे है? आर्टिफिशियल सिस्टम है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो इनकी दिक्कत क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि केवल ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे आधारित है। तो केवल बाहर बाहर से देख के आपने बता दिया कि भाई हिंदी चीनी, भाई भाई ये हिंदी है कि चीनी है। तो आपने क्या किया? जब बाहर बाहर से देखा है तो आपने हिंदी चीनी को एक ही जगह रख दिया, जबकि ये हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है। भाई कई स्पीसीज ऐसी हैं जिनके ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मिल रहे हैं, आपने एक ही जगह रख दिया, गड़बड़ हो गई भाई, ये गड़बड़ हो गई। इसमें ऐसे स्पीशीज़ भी जो अलग है आपस में, वो भी एक ही जगह स्थान पा गई इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? केवल कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और वो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर इक्वल वेटेज दे दी है। हमने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को हमें फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर लायबल टू चेंज ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट कंडीशन। हमारे अगल बगल की जब इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो बेसिकली करना क्या चाहिए था? बेसिकली हमको करना चाहिए था फॉलो कि हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन प्रपोज करते। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लोगों ने अपनी सहूलियत देखी। तो जब आप सहूलियत से काम करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अपनी सहूलियत देखी कि केवल बाहर बाहर से उठा के घोड़े एक तरफ गधे एक तरफ, तो घोड़े एक तरफ गधे एक तरफ में दिक्कत ये हो गई जब आप लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया है, क्योंकि वो केवल बाह्य रूपरेखा पे आधारित था, उसमें भी केवल कुछ कैरेक्टर को। तो दिक्कत ये हुई कि ऐसी स्पीसीज जो अलग अलग थी, जो आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं थी, वो भी लगभग एक ही टेक्सन में या बिल्कुल क्लोजली स्थान पा गई। ये गड़बड़ था। तो सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, और जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो अलग अलग हो गई। सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि केवल कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम किया गया। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव द इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। साथ में दिक्कत ये हुई कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेटेज वो बराबर भाव दे रहा है। तो अगर आप MLA को और MLC को और CM को और PM को एक ही भाव दें तो गलत है ना, वेटेज अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ? वेटेज हमने वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को बराबर वेटेज दे दी, जो कि गलत है।
हमें ज़्यादा वेटेज किसको देनी थी? हमें ज़्यादा वेटेज रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देनी थी। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये बात सही नहीं है। सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि भैया वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर जो बॉडी के कैरेक्टर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो है क्या गड़बड़? वेजिटेटिव कैरेक्टर शोन बाय द बॉडी के पार्ट्स जो है वेजिटेटिव पार्ट्स, उनके कैरेक्टर को अगर हम डिफाइन करते हुए, उनके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये गड़बड़ बात है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर लायबल टू चेंज, वो चेंज हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज नहीं होते इन्वायरमेंट में चेंज के साथ। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो गए, आर मोस्टली इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप। ये जो दिक्कतें महसूस हुई कि भाई एक ही जो स्पीसीज या मिलती जुलती स्पीसीज अलग अलग हो गई, क्योंकि आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर को ध्यान में दिया है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पुट फार अपार्ट, अलग अलग हो गए, जबकि अनरिलेटेड स्पीसीज जो है ऑलमोस्ट एक ही टेक्सन में आ गए या काफ़ी पास आ गए। ये दिक्कत जो हुई, ये दिक्कत दूर करने के लिए महसूस हुई आवश्यकता कि हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जगह एक बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाएं, जिनमें इन चीज़ों की जो घालमेल हुई है उसको हम रेक्टिफाई कर सके। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ध्यान में रखते हुए किया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम को रिप्लेस किया गया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? दिस वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज, ये संबंधों पे, प्राकृतिक संबंधों पे कि कौन किसका रिश्तेदार है, बुआ कौन, मासी कौन, ताऊ कौन, चाचा कौन। एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात समझ लीजिए। तो आपसे पूछा जाए अगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस है? नेचुरल एफिनिटीज पे, लगाव पे, प्राकृतिक लगाव। लगाव किससे होगा? अपने निकट के संबंधी से होगा। दिस वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। एफिनिटी का मतलब लगाव या संबंध। तो ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे के संबंध में है, कैसे किसको कौन पसंद कर रहा है। तो क्लोजली रिलेटेड आप किसके यहाँ जाना चाहोगे? अपने क्लोज रिलेटिव के यहाँ जाना चाहोगे। तो क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में संबंधों पे आधारित, दिस वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर को नहीं फॉलो कर रहा नेचुरल सिस्टम, बट आल्सो द इंटरनल फीचर, आंतरिक रचना को भी, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी सूक्ष्म रचना कैसी है, एनाटमी, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, कैसे एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो कैसे डेवलप हो रहा है उसको स्टडी करना। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल्स एंड व्हाट आर फाइटोकेमिकल्स? फाइटोकेमिकल्स आर द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। फाइटोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल्स इन प्लांट, और फाइटोकेमिकल क्या? स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल क्या? प्लांट के अंदर मिलने वाले केमिकल। फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल। केमिकल्स डिराइव फ्रॉम प्लांट, प्लांट में मिलने वाले केमिकल, फाइटोकेमिकल, उनकी स्टडी फाइटोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किस किस चीज़ को ध्यान में रखा? केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में नहीं रखा, मार्फोलॉजी के अलावा किसको ध्यान में रखा है? मार्फोलॉजी के अलावा ध्यान में आप रखेंगे एनाटमी को, एम्ब्रायोलॉजी को, इंटरनल स्ट्रक्चर को और फाइटोकेमिस्ट्री को। ठीक, स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो इस तरह का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के लिए किसने दिया? नाम याद रख लीजिएगा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट होमोलॉगी। हमारी कोशिश होती है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में होमोलॉगी स्टैब्लिश करने की। होमोलॉगी क्या है? होमोलॉगी है प्रेजेंस ऑफ सिमिलर जीन्स या प्रेजेंस ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट टेक्सन के बीच में सिमिलर स्ट्रक्चर का मिलना, सिमिलर जीन का मिलना या सिमिलर मॉलिक्यूल्स का मिलना, वो होमोलॉगी है। तो होमोलॉगी ब्रॉट अबाउट, होमोलॉगी हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब एक ही जैसे केमिकल्स का, एक ही जैसे मॉलिक्यूल का, एक ही जैसे जीन का या एक ही जैसे स्ट्रक्चर का मिलना अलग अलग टेक्सन में, वो क्या इंडिकेट करता है कि इनके पूर्वज एक थे?
कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब कि उनके बाप दादा कभी एक रहे होंगे, तभी उनमें ये कॉमन कैरेक्टर मिल रहा है। वो कॉमन स्ट्रक्चर हो सकता है, कॉमन मॉलिक्यूल, कॉमन जीन हो सकते हैं, कॉमन प्रोटीन हो सकती है। तो कोई भी चीज़ अगर कॉमन दो डिफरेंट टेक्सा में मिल रही है, इसका मतलब है कि उनके पूर्वज कभी एक रहे होंगे। कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है। और किन्हीं दो टेक्सन के बीच में, दो टेक्सा हम देख रहे हैं कि उनमें कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन जीन, कॉमन प्रोटीन, कॉमन मॉलिक्यूल अगर मिल रहा है तो इसको हम टर्म कहते हैं होमोलॉगी। होमोलॉगी हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर कब बोला जाए तो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में संबंध इस्टेब्लिश करने की कोशिश हम करते हैं। वही नेचुरल एफिनिटी हो गई। अगर दो के बीच में संबंध है तब हमें पता लग रहा है कि उनके बीच में नेचुरल एफिनिटी, प्राकृतिक लगाव क्या है। बेंथम एंड हुकर गेव द बिगेस्ट, ये देखिए फिर से नाम आया है वही जो पीछे लिखा था कि बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म का दिया, तो एक लाइन वहां पे और जोड़ लीजिए, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। किसका दिया? स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट प्लांट विथ सीड्स। तो स्पर्मेटोफाइट में कौन आ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों आ रहे हैं। Although it is not the best classification, but yet the arrangement of herbarium sheet in herbarium is based on it. हालांकि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम जो है कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता। कौन सा? बेंथम एंड हुकर ने जो दिया था नेचुरल सिस्टम स्पर्मेटोफाइट का क्लासिफिकेशन का, बोल रहा कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन हर्बेरियम शीट, अगर हर्बेरियम शीट आपको याद हो, हर्बेरियम में हम लोगों ने प्लांट के स्पेसिमेन का कलेक्शन किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये वाली हाइट आपकी 16.5 इंचेस और ये वाला 11.5 इंचेस। सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो सेंटीमीटर में 41, 29। ये हमारी हर्बेरियम शीट और लोअर राइट कॉर्नर पे क्या था? लेबल लगा था। लेबल की डायमेंशन 12 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, ये लेबल का डायमेंशन। तो इस पे आपको याद हो कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिखी थी किस चीज़ की, कि भाई ये किसने कलेक्ट किया स्पेसिमेन, कलेक्टर का नाम, कहाँ से किया, कब किया, कौन सा स्पेसिमेन है, लोकल नेम और उसका बॉटनिकल नेम। तो जो भी स्पेसिमेन है उसके बारे में उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है। वो क्लासिफिकेशन हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू। तो हर्बेरियम शीट पे जो लेबल लगा है उस पे जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है। ऑल्दो इट इज़ नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन बट येट द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम शीट इन हर्बेरियम इज बेस्ड ऑन इट। तो हर्बेरियम शीट पे ये जो लेबल लगा है, इंफॉर्मेटिव लेबल, ये इस पे जो इंफॉर्मेशन है क्लासिफिकेशन से संबंधित वो किसकी दी हुई है? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, अब तीसरा आ रहा हमारा, आर्टिफिशियल हमने पढ़ लिया, नेचुरल हमने पढ़ लिया, फाइलोजेनेटिक आ रहा। व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी इज द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फाइलोजेनी। या हम बोलेंगे फाइलोजेनी इज हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, जैविक विकास का इतिहास किसी स्पीसीज का, वो फाइलोजेनी कहलाता है। या जैविक इतिहास का विकास, जैविक विकास का इतिहास जैविक विकास का इतिहास किसी ऑर्गेनिज्म का, वो फाइलोजेनी कहलाता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो आधारित है किस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो वही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे जो आधारित है, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। अब हम उससे भी बेटर ले आए, तो एक हम लाए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में दिक्कत महसूस हुई कि भाई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हमने अलग अलग जगह पे रख दिया, दिक्कत महसूस हुई तो हम उसके अगेंस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप कर लिया। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हमें मजा नहीं आई, तो हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप कर लिया। इसमें हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखना ऑर्गेनिज्म की, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। आज की तारीख में ये स्वीकार्य है। दिस एज्यूम्स दैट, ये मान के चलता है, कौन? ये कौन? अरे ये कौन? ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये मान के चलता है ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ये वाली लाइन जरा सी थोड़ी सी ध्यान दीजिए कि वो पूछेगा आपसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के आधार पे अगर किसी टेक्सन में ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि उनका एंसेस्टर कॉमन था। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा, सेम टेक्सा मान लीजिए, अब हमारा टेक्सा क्या है, टेक्सोनॉमिक कैट जो लेवल है उसमें सबसे नीचे स्पीसीज जीनस, तो जीनस पैंथरा में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका एंसेस्टर सेम था। जीनस पैंथरा से ऊपर चलिए तो हमारा पैंथरा लियो, सबसे नीचे लियो, उसके ऊपर चले पैंथरा जीनस किस में आ रहा, कार्निवोरा, इसके ऊपर क्या होगा, स्पीसीज जीनस, उसके ऊपर फैमिली, फैमिली कौन सी होगी, फैमिली फैलेडी, फैमिली फैलेडी में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनका पूर्वज एक है। तो फैमिली फैलेडी के ऊपर चले, फैमिली के ऊपर क्या, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा में जो आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, कार्निवोरा में हमारा कैट भी आ रहा, हमारा डॉग भी आ रहा, इनका ऑर्गेनिज्म मतलब पूर्वज एक था। तो ये कह रहा है कि सेम टेक्सा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पूर्वज एक था। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आके आपकी बात खत्म, आगे बोल रहा, हम लोग जानते हैं फाइलोजेनी को जब हम स्टडी करते हैं, हम उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे पास इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को प्रोवाइड करने वाले एविडेंस कौन है। सुशांत सिंह मर्डर केस या आपका कहिए कि सुसाइड केस क्यों डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि एविडेंसेस नहीं है। एविडेंसेस के लैकिंग होने की वजह से आज तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई ये मर्डर है कि सुसाइड है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दूं मैं, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, हम फाइलोजेनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मैन कैसे इसका जैविक विकास हुआ। तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, उससे हमारा होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस, ये फाइलोजेनेटिक जो फाइलोजेनी हम पढ़ रहे हैं वो उसका आधार क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड है तो हमने ये ट्रैक बना लिया, ये फ्लो चार्ट बना लिया। फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होंगे तो हम ट्रैक कैसे बनाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे है कि हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है फाइलोजेनी से संबंधित, उसका हमारा बेसिस क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड। और फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम फाइलोजेनी नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो हम वहाँ पे हमारे हाथ बंधे हैं, हमारी जानकारी पूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वी नाउ यूज, अब हम क्या कर रहे हैं, वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। अब हम केवल फॉसिल रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर हमें क्लासिफिकेशन को, टेक्सोनॉमी को अच्छे से समझना है तो फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो हम कोई दूसरा सोर्स देखें। क्या कर रहे हैं, दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और ये जो दूसरे हमारे फैकल्टीज़ हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है उन केसेस में जहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। जहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड कंप्लीट है आप फाइलोजेनी बना लेंगे, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बना लेंगे और उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन जिन केसेस में फाइलोजेनेटिक ये जो हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है पूरी नहीं है क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ पे ये जो दूसरे अल्टरनेट हमारे रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेट जो सोर्सेज हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला आ रहा है, अब थोड़ी सी बातें और जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हैं। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम वॉज प्रपोज बाय, प्लांट के लिए पहला फाइलोजेनेटिक किसने दिया था, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है मेरी शीट में, इसको मैं अमेंडमेंट कर दूंगा अगली बार स्लाइड में। इकलर ने दिया था, आगे नाम आएगा। इकलर वॉज द साइंटिस्ट हु प्रपोज फर्स्ट एवर तो इकलर वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने पहला प्लांट में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। एंगलर एंड प्लांटल ने इम्प्रूव्ड वर्जन दिया था बाद में, इसके बाद। तो पहले का श्रेय जाता है इकलर को, उसके बाद एंगलर एंड प्लांटल ने भी दिया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्लांट का, लेकिन इकलर का पहला है। तो बाद में इम्प्रूव फाइलोजेनेटिक सिस्टम वर्क लेटर प्रपोज बाय हचिंसन एंड तख्ताजन। तो सबसे पहला इकलर याद रखना है आपने, उसके बाद एंगलर एंड प्लांटल और उसके बाद हचिंसन एंड तख्ताजन। तख्ताजन सेड दैट टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। ये वाली बात, ये स्टेटमेंट पहले पूछा जा चुका है पीएमटी में, डीपीएमटी वगैरह में और हमारे जिपमर वगैरह में। तख्ताजन ने बोला कि अगर हम टेक्सोनॉमी करते हैं, टेक्सोनॉमी क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टेक्सा
एट डिफरेंट लेवल। वो था हमारा टेक्सोनॉमी। तो बोल रहा है टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजिनी। अगर हम टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, फाइलोजिनी को ध्यान में नहीं रख रहे, तो ये वैसे ही है जैसे आप अपने किसी मित्र को घर बुलाए, आओ बेटा हम तुम्हें मुर्गे की बिरयानी खिलाएं और उसको हड्डी हड्डी परोस दें। तो लाइक अ बोन विदाउट फ्लैश, मतलब उसकी कोई मजा नहीं है। और टेक्सोनॉमी विद फाइलोजिनी क्या है? सिस्टमैटिक्स। वो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। आगे चलता हूं, आइए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब वो सोर्सेज हम देख रहे हैं कि जो और अदर सोर्सेज हम दूसरी फील्ड का सहारा ले रहे हैं जहां पे फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, वहां पे हम कोई दूसरा जुगत लड़ाएं क्लासीफाई करने की। तो 3 सिस्टम पढ़ चुके, याद हो अगर आपको। पहला था आर्टिफिशियल, उसके बाद नेचुरल, उसके बाद फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में आपको मैंने पढ़ाया कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, केवल ऊपर ऊपर की रचना देखी और कुछ देखी, और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव अगर देखी है तो सबको इक्वली भाव तोल दिया। घोड़ा गधा ईंट सुअर सब आपने एक ही भाव तोल दिए। लीनियस ने भी दिया था, इसी तरह का दिया था। उसने क्या देखा था? एंड्रोशियम स्टैमिन्स की स्ट्रेंथ देखी थी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखी थी, कर दिया था। उसके बाद ये जब दिक्कत महसूस हुई कि इसमें भैया एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है, क्लोजली रिलेटेड, या डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपने एक ही टेक्सन में रख दिया है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें केवल हम ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को नहीं देख रहे, हम इंटरनल करेक्टर्स को भी देख रहे हैं, सच एज एनाटमी को देख रहे हैं। एनाटमी के अलावा हम किसको देख रहे हैं? एम्ब्रायोलॉजी को देख रहे हैं, फाइटोकेमिस्ट्री को देख रहे हैं। तो और भी कई सारे हम चीज़ें ध्यान में रखते हुए, सेल का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हम क्लासिफिकेशन प्रपोज कर रहे हैं, और मेन फोकस हमारा किस पे है? होमोलॉगी डिराइव करने पे है। होमोलॉगी क्या है कि कॉमन एंसेस्ट्री है कि नहीं, उनके बीच में कॉमन एक ही जैसे स्ट्रक्चर, एक ही जैसे जीन या एक ही जैसे प्रोटीन्स है कि नहीं, होमोलॉगी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी जा रही है। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पर्मेटोफाइट में बिगेस्ट एवर क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज ब्रेथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, और जिनका क्लासिफिकेशन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बेटर नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, हम उसको फॉलो नहीं करते। हम जो ये बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हर्बेरियम शीट पे लगे लेबल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम लोग आ गए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट एवर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट प्रपोज बाय द एक्लर। लेटर ऑन एंगलर एंड प्लांटर प्रपोज द इम्प्रूव्ड वर्जन। लेटर ऑन तख्ताजन एंड, हमारे दूसरे साइंटिस्ट कौन थे जी? तख्ताजन एंड हचिंसन, जिन्होंने और भी इम्प्रूव्ड वर्जन दिया। और तख्ताजन ने बोला कि भाई क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। यहाँ तक बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में फॉसिल रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। फॉसिल रिकॉर्ड होगा तभी आप किसी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी इस्टेब्लिश करेंगे, तभी आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। जहाँ पे फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पे क्या हम टेक्सोनॉमी नहीं करेंगे? करेंगे भाई। कैसे करेंगे? आइए ऐसे करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट, जो आज की तारीख में बहुत पॉसिबल है, क्योंकि हमें इसमें हाई प्रोसेसिंग करनी डाटा की, तो एफिशिएंट आपको कंप्यूटर चाहिए। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेंगे, कोई भी कैरेक्टर नहीं छोड़ेंगे, वेजिटेटिव भी और मार्फोलॉजिकल भी। तो प्लांट के, जैसे आप प्लांट में देखें, प्लांट की बॉडी में क्या होगा? मानिए ये सॉइल है, सॉइल के नीचे ये ऊपर स्टेम है, नीचे रूट है। स्टेम में ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस पे लीव्स भी होंगी, और ब्रांचेस पे क्या होगा? और ब्रांचेस पे फ्लावर भी होगा। तो लीव्स, फ्लावर, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ये लीव्स, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो भाई इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर। और वेजिटेटिव ऑर्गन क्या है? स्टेम, रूट्स, लीव्स, ब्रांच, ये सब है। तो हम सभी को, जितने भी कैरेक्टर है, सबको नंबरिंग कर देंगे, कोड दे देंगे। तो मानिए स्टेम है, स्टेम को आपने एस दे दिया कोड, और नंबर दे दिया S1 कि भाई स्टेम कैसा है, हॉलो है कि सॉलिड है, इरेक्ट है कि प्रोस्ट्रेट है, कैसे, वो सब मतलब इस तरह से करते करते स्टेम से रिलेटेड S1, S2, S3 कोड एंड नंबरिंग दे दी। इसी तरह से लीव्स की L1, L2, L3 कर दी। रूट की कि रूट एडवेंटेशियस है कि टैप रूट है, ठीक है, लेगुमिनस रूट है कि कोरोलाइड रूट है कि कैसी है, मॉडिफिकेशन कैसा है,
ये सब बातें इसकी हम लोग देखेंगे। और हर कैरेक्टर को हम कोड और नंबरिंग कर दी, तो कोई भी उसका कैरेक्टर नहीं छोड़ा। अब हमने कोई भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा, सबकी नंबरिंग कर दी, कंप्यूटर में डाटा बेस कर दिया, उसकी एनालिसिस कर ली, तो आपको एवरेज मार्किंग आ जाएगी। जिन लोगों की मार्किंग मिलती जुलती है वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, जिनकी मार्किंग में फ़र्क होगा वो दूर के होंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की सहायता से हम लोग टेक्सोनॉमी कर सकते हैं। उसके बाद साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या है? साइटोटेक्सोनॉमी सेल के जो कैरेक्टर है, सेल के आधारित कैरेक्टर के आधार पे अगर हम टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। तो सेल के कैरेक्टर क्या भाई? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ पे है, क्रोमोसोम में बेंडिंग पैटर्न कैसा है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। अगर ये सब बातें हम देखेंगे क्रोमोसोम से संबंधित, वो हो जाएंगे साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। आप जानते हो क्रोमोसोम को हम ऐसे बनाते हैं, एक क्रोमेटिड और इसमें क्या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन अगर सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सिचुएटेड टूवर्ड्स डेविएटेड फ्रॉम मिड से तो सब मेटासेंट्रिक। अगर यहाँ पे बिल्कुल कोने पे है टीलोसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर